स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, महाभारत युग का सबसे प्रसिद्ध धनुष था गांडीव, जिसे अर्जुन ने यूज किया था। इसे ब्रह्मा जी ने बनाया था, बाद में यह देवराज इंद्र तक ट्रांसफर हुआ, फिर अर्जुन तक आया, जो कि शक्ति, जो कि धर्म की रक्षा का प्रतीक था। वैसे ही DRDO ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है गांडीव, या एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे कहा जाएगा अस्त्रा MK3 या गांडीव। ठीक है, जो कि गांडीव की तरह भारत के एयर स्पेस की रक्षा करेगा, यानी कि धर्म की रक्षा करेगा। तो आइए देखते हैं कि गांडीव की क्या खूबियां थी। गांडीव की जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी थी, विच वॉज एबिलिटी टू स्ट्राइक एनिमीज फ्रॉम इम्पॉसिबल डिस्टेंस। अब यहां पर इम्पॉसिबल डिस्टेंस हासिल कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अस्त्रा MK3 की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दी जाएगी। अब देखते हैं कि ये हुआ क्या है। सो DRDO फास्ट ट्रैक्स अस्त्रा MK3 गांडीव मिसाइल डेवलपमेंट विद द नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन, ओके, GAN गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ऐसा सीकर। ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अब देखते हैं एक एक करके कि चीजें हैं क्या। अब अच्छा, इनके बारे में जानना जरूरी क्यों है? कारण 2025 में ही अभी UPSC ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसको आप देख लीजिए। व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस जनरली नोन एज Cl20, HMX एंड LLM105। तो ऐसी कोई सी भी टर्म जो होती है, न्यूज में होती है, UPSC उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें उसको प्रिपेयर करना जरूरी है। अब इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, सही आंसर को हम लाइक कर देंगे। अब ये रहा इस वीडियो पे बेस्ड क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर्स गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम नाइट्राइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर यूज इन द एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे सीकर्स फॉर मिसाइल सिस्टम। 4 ऑप्शन है, आप पढ़िए और इसको वीडियो को लास्ट तक देख करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे बन जाएगा इजीली, है ना। अब आते हैं, अच्छा, आगे बढ़ने के पहले मैं एक और चीज बता देता हूं कि ये जो P2I फाउंडेशन बैच है, ये कल मतलब 20 जुलाई को क्लोज होने वाला है। सबसे कम प्राइस पे आप इसे हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग SU लाइव कोड, एंड ये जो PDF है इसको यहां से एक्सेस कर सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। तो अब बात आती है कि DRDO के इस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या होने वाला है। तो हम जानते हैं कि हम शुरुआत से ही मिसाइल्स को लेकर के या एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर के डिपेंडेंट थे, या तो रशिया पर या इजराइल पर, और वो डिपेंडेंसी अब धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है, क्योंकि जर्नी स्टार्ट हुई थी डिपेंडेंस से, और नाउ वी आर बिकमिंग आत्मनिर्भर, है ना। अब आत्मनिर्भर ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो डिफेंस के सेक्टर में भी है। सो फॉर डेकेड्स इंडियन एयरफोर्स रिलाइड हेवीली ऑन द फॉरेन मिसाइल टू डिफेंड अवर स्काई, जैसे कि रशियन R-77 या फ्रेंच मीका या इजराइल पाइथन। ओके, दैट वाज द बैकबोन ऑफ अवर एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी। क्या होगा ऐसी कंडीशन में जब सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए और आपका पाकिस्तान से वॉर होना हो? गड़बड़ हो सकती है ना। और ये रहा उसका एग्जाम्पल कि इंडिया ने अभी हाल ही में मई में जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था और पाकिस्तान ने फिर रिटेलिएट किया था, तो हमने पाइथन 5 और आई डर्बी एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल हमने यूज की थी। मतलब अभी भी डिपेंडेंसी गई नहीं है। मतलब अस्त्रा विल बी अ गेम चेंजर मिसाइल। अब ये मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम काफी पहले हो चुका था, 1990 के दशक में स्टार्ट हो चुका था, और हाल ही में 2025 में ही अस्त्रा MK1 को इंडक्ट कर दिया गया है। अब क्या है, इनके स्पेसिफिकेशंस भी देख लेते हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। ये सरफेस टू एयर या सरफेस टू सरफेस मिसाइल नहीं है, एयर टू एयर मिसाइल है। जैसे हमने एक वीडियो में आकाश का देखा था, दैट वाज सरफेस टू एयर मिसाइल, लेकिन ये है एयर टू एयर मिसाइल। मतलब इसका यूज किया जाएगा विद द फाइटर जेट। सिर्फ मिसाइल डेवलपमेंट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको किसी फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो अस्त्रा जो मिसाइल है वो इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि सुखोई 30 MK1 वाला हो गया, या फिर राफेल हो गया, या फिर हमारा
इंडिजिनसली डेवलप्ड तेजस हो गया, उनके साथ इंटीग्रेट करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइल है, फाइटर जेट से यूज किया जाएगा। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे कि रेंज है 80 to 110 किलोमीटर, स्पीड अप टू 4.5 मतलब सुपरसोनिक स्पीड अचीव हो कर रही है। प्रपल्शन सिस्टम में सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर, जैसे कि इसरो के रॉकेट्स में यूज होते हैं, लगभग उसी प्रकार की मोटर है, लेकिन गाइडेंस सिस्टम है। इनर्शियल मिड कोर्स गाइडेंस है विथ फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप, जहां जो इनर्शियल मिड कोर्स गाइडेंस सिस्टम होता है उसमें ऑप्टिक गायरोस्कोप होता है, ठीक है। टर्मिनल गाइडेंस वाया एक्टिव रडार होमिंग विद द इंडिजिनस आरएफ सीकर। एक एक चीज का मीनिंग समझाता हूं अभी, है ना, कि इनर्शियल मिड कोर्स गाइडेंस क्या होता है और एक्टिव रडार होमिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन इसका किया जाएगा सुखोई 30M के आई के साथ, मिग 29 के साथ एंड HAL तेजस के साथ किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये होता क्या है, इनर्शियल मिड कोर्स गाइडेंस क्या होता है। तो ये तो रहा बूस्ट फेस, जहां मिसाइल बूस्ट की जाती है, फिर आया मिड फेस जहां पे इसको गाइड किया जाता है, और टर्मिनल फेस जब ये हिट करने वाली होती है टारगेट को, और टारगेट क्या होगा, कोई भी एरियल थ्रेट होगा जो टारगेट होना है, तो इस एरियल थ्रेट की ट्रेजेक्टरी कुछ भी हो सकती है। तो टर्मिनल फेस में भी ये गाइडेंस होता है, मतलब ये यहां के बाद में किसी भी मोमेंट पे किसी भी ट्रेजेक्टरी पे जा सकती है, उसको गाइड किया जाता है विद द गायरोस्कोप्स, जिससे कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, गायरोस्कोप्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इनर्शियल मिड कोर्स गाइड, फर्स्ट वाले फेस में कोई गाइडेंस नहीं है, फिर गाइडेंस है मिड कोर्स में, और टर्मिनल फेस में भी गाइड यहां पे किया जाता है, क्योंकि ये जो एरियल थ्रेट है ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है। मतलब यहां पे जो एरियल थ्रेट है, एरियल थ्रेट क्या हो सकता है, कोई भी स्पेसक्राफ्ट, उस स्पेसक्राफ्ट जो फाइटर प्लेन जो चला रहा है उसको दिखेगा नहीं, क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, तो इस वजह से उसके लिए इतना आसान नहीं होगा अपना पाथ चेंज करना, उसको दिखेगा नहीं कि मिसाइल सामने से आ रही है। एक चीज तो ये हो गई इनर्शियल मिड कोर्स गाइडेंस की, और दूसरी चीज जो मैंने कहा था कि एक्टिव होमिंग क्या होती है, देखो एक चीज तो होती है पैसिव होमिंग, रडार इस पे काम करता है, ये रहा आपका मिसाइल में सेंसर्स लगे हैं, और यहां पे जो टारगेट है आपका एरियल थ्रेट है, उससे सोनार वेव्स आ रही हैं, उससे रेडियो वेव्स आ रही हैं, नॉट सोनार वेव्स, रेडियो वेव्स आ रही है, और उसने पकड़ा और उसको हिट किया, ये हो गया पैसिव। फिर आता है सेमी एक्टिव। सेमी एक्टिव का मतलब है कि आपका एक अलग से रडार का सिस्टम है, वो उसको ट्रैक करता है और वो फिर डेटा भेजता है, इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन एक्टिव होमिंग क्या होती है कि आपके मिसाइल में ही, ठीक है, ट्रांसमीटर भी लगे हैं और रिसीवर भी लगे हैं, तो वो जल्दी से उसको ट्रैक कर लेता है, वो किसी दूसरे रडार पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है, वहीं से वो ट्रैक करके उसको हिट कर देगा। तो ये सबसे एडवांस्ड रडार होता है, दैट इज एक्टिव होमिंग, ठीक है। यहां ना तो पैसिव होमिंग है ना सेमी एक्टिव होमिंग है, यहां पे है ना, यहां पे सीधी एक्टिव होमिंग है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो मिड कोर्स वाला है, इनर्शियल मिड कोर्स गाइडेंस क्या है एंड एक्टिव रडार होमिंग क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। फिर दूसरी स्टेटस क्या है, इट इज क्लियर्ड फॉर फुल प्रोडक्शन इन 2024, मैंने शायद गलत बोल दिया था 24 में, विद द ऑर्डर ऑफ 248 यूनिट्स, टेस्टिंग सक्सेसफुली विद द तेजस MK1। मैंने कहा था कि मिसाइल डेवलप करना एयर टू एयर इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टास्क, उसको इंटीग्रेट करना भी है हमारे फाइटर जेट्स के साथ में, अचीविंग डायरेक्ट हिट ओवर 100 किलोमीटर की रेंज पे वो हिट भी कर सकता है। फीचर्स ऑल वेदर डे एंड नाइट, ये तो सब आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और 7.5 करोड़ पर मिसाइल लगेगा इसका। एक्सपोर्ट पोटेंशियल अब है इस चीज का। ये हो गई अस्त्रा MK1। फिर आ गई अस्त्रा MK2, अगेन बियॉन्ड विजुअल रेंज, क्योंकि सुपरसोनिक स्पीड है, रेंज इसकी बढ़ गई है, 140 to 160 आ चुकी है। ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर अलोइंग सेगमेंटेड बर्निंग फॉर एक्सटेंडेड रेंज एंड लार्जर नो एस्केप जोन। हर चीज क्लियर है ना, लार्जर नो एस्केप जोन के एक बार आपके मिसाइल छोड़ दिए तो उसमें फिर
नो एस्केप जोन है, वहां पे टारगेट हिट होना ही है। गाइडेंस अगेन सेम गाइडेंस जो कि मैंने डिस्कस कर लिया। प्लान्ड विद द इंटीग्रेशन विद अगेन तेजस क्योंकि हमारा इंडिजिनस है, और सुखोई जो कि अभी हमारी फ्लीट के दो सबसे बड़े एडवांस्ड फाइटर जेट है, उनमें से एक सुखोई 30M के आई है और दूसरा आप जानते हैं रफेल है। स्टेटस क्या है? अंडरगोइंग ट्रायल्स विद द रिलीज टेस्ट कंप्लीटेड एंड फायरिंग ट्रायल्स एक्सपेक्टेड इन 2025। इंडक्शन लाइकली, बहुत जल्दी ये इंड्यूस होने वाली है, ठीक है। MK2 और तीसरी अस्त्रा 3 का डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है DRDO ने। अगेन बियॉन्ड विजुअल रेंज, रेंज कितनी हो जाएगी? 300 to 350। अभी 140 to 160 थी अस्त्रा 2 की, रेंज अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्पीड 4.5 विथ एडजस्टेबल थ्रस्ट सस्टेनेबल परफॉर्मेंस। तो स्पीड लगभग वो की वही है, मतलब अभी भी सुपरसोनिक स्पीड है, हाइपरसोनिक स्पीड नहीं आई है, सुपरसोनिक स्पीड है, ठीक है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट, ठीक है, यहां पे डक्टेड रेमजेट का यूज किया है, और रेमजेट इंजन को आप जानते हो कि वहां पे जो कंबशन होता है वो सब सोनिक स्पीड पे होता है। सब सोनिक पहले कंप्रेशन होता है, फिर उसको कंबस्ट किया जाता है और फिर एग्जॉस्ट होता है, तब जाकर के आपको सुपरसोनिक स्पीड अचीव होती है। मैंने बहुत बार बताया हुआ है। गाइडेंस अगेन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ठीक है, विथ गैलियम आर्सेनाइड एंड प्लान्ड टू अपग्रेड to gallium nitride for the better performance and jamming resistance, two-way data link coordination with the AWACS and launch platforms। आप सब जानते हैं AWACS क्या होता है, ओके। इंटीग्रेशन अंडरगोइंग कैप्टिव कैरेज ट्रायल्स, अगेन सुखोई MK30, ठीक है, HAL तेजस पोटेंशियली विद द रफेल एंड MiG-29 एज वेल, ठीक है। अवाक्स को आप सब जानते हैं कि अवाक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो एरियल थ्रेट्स की वार्निंग देता रहता है, ठीक है। तो ये उससे भी डेटा लेगा। अब मैं आपको ऐसा के बारे में बता देता हूं, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम नाइट्राइड के बारे में बता देता हूं, क्योंकि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। स्टेटस वगैरह आप सब जानते हैं कि अभी इसका जो रैमजेट का टेस्ट हो चुका है और वो सक्सेसफुल हो गया है। फीचर नो एस्केप जोन डिजाइन टू काउंटर चाइनास J-20 है ना, जो उनका फाइटर जेट है, एंड PL-15 कैपेबल ऑफ टारगेटिंग स्टेल्थ फाइटर जेट बॉम्बर एंड अवाक्स, ठीक है। अवाक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये उसको भी टारगेट करेगा। अब ऐसा सीकर क्या है, ठीक है, ये एडवांस टाइप का रडार होता है, ठीक है। ऐसा सीकर है रडार सिस्टम माउंटेड ऑन ए मिसाइल्स नोस, मतलब या तो फाइटर जेट के आगे लगा रहेगा या मिसाइल के आगे लगा रहेगा, विच एक्टिवली ट्रांसमिट रेडियो वेव एंड रिसीव रेडियो वेव। एक्टिवली ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है, इंगेज टारगेट सच एज एनिमीज एयरक्राफ्ट विद द हाई एक्यूरेसी। एक्टिव होता है, अनलाइक पैसिव रडार सीकर दैट रिलाई ऑन द एक्सटर्नल रडार सिग्नल। ऐसा सीकर जनरेट देयर ओन रडार सिग्नल मेकिंग सेल्फ कंटेन्ड एंड वर्सेटाइल। तो यहीं पे रिसीवर लगा रहता है, यहीं पे ट्रांसमीटर लगा रहता है, वही जनरेट करके ट्रैक करता रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। अब एक्टिव का मतलब समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड, पहले मैकेनिकल एंटीना होता था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल दैट इज इंस्टेड ऑफ मैकेनिकली मूविंग द रडार एंटीना, रडार का एंटीना ऐसे मूव करता नहीं है, यूजेस इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग अलाउइंग रैपिड एंड प्रिसाइज टारगेटिंग अक्रॉस द वाइड फील्ड व्यू। ये मैकेनिकल स्कैनिंग हो गई, तो यहां पे जैसे ही टारगेट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, मैन्युवरिंग करी, तो आपका टारगेट से जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो चली जाएगी, क्योंकि रडार का एंटीना मूव मैकेनिकली करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, वो साइमल्टेनियसली तीनों को टारगेट कर लेगा, चाहे सामने से कोई आ रहा हो, इधर चला गया हो, इधर चला गया हो। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशनल अवेयरनेस आपकी किससे आई? इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे से आई। ये चीज होती है। अब मैं इसके डेप्थ में जा नहीं रहा हूं बच्चों, क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि ये उतना काम का नहीं है, वहां से कभी क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तो हम उतना नहीं समझते हैं। मैकेनिकली आप समझ जाओ कि एंटीना को, उसको जो फाइटर जो पायलट है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के सिचुएशनल अवेयरनेस फिर से होगी, लेकिन यहां पे वो करने की जरूरत नहीं, मतलब एडवांसमेंट हो गया। तो ये हो गया दोनों की चीजें। अब गैलियम आर्सेनाइड क्या होता है?
ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम नाइट्राइड। गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल करता क्या है, ठीक है, ये ऐसा सीकर में लगा होता है। इसका फायदा क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, और जब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है मतलब ज्यादा एफिशिएंट है, और इसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन हो सकता है जिससे रेजोल्यूशन और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। हाई पावर एफिशिएंसी, गास बेस्ड, ठीक है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो कि रडार में लगा रहता है। मॉड्यूल कैन हैंडल हाई पावर्ड आउटपुट विद द लो एनर्जी लॉस। हीट रेजिस्टेंट भी होता है क्योंकि आप समझ रहे हो सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेगा और टॉप पे लगा रहेगा, तो हीट रेजिस्टेंस के कारण हो सकता है ब्लास्ट हो जाए या उसकी स्टेबिलिटी खो दे, लेकिन ये हीट रेजिस्टेंस भी होता है, ओके, जो कि सुपरसोनिक स्पीड के लिए जरूरी है। और इसका फंक्शन ऐसा में क्या होगा, एम्पलीफाई एंड प्रोसेस रडार सिग्नल, इनेबलिंग द सीकर टू डिटेक्ट टारगेट एट लॉन्ग रेंजेस। आप समझ गए होंगे कि गैलियम आर्सेनाइड का क्या यूज है। इससे भी ज्यादा एफिशिएंट वर्जन जो है वो गैलियम नाइट्राइड है, बट बात यह है कि अभी कॉस्ट इफेक्टिव चीजों को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ गैलियम आर्सेनाइड को रख रहा है, क्योंकि गैलियम नाइट्राइड जो है वो और ज्यादा कॉस्टली होता है, तो उसको फ्यूचर में अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे तो और ज्यादा रेंज भी बढ़ जाएगी, और ज्यादा एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, और ज्यादा हीट रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी, तो हर चीज में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी इसके साथ जा रहे हैं क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। बस इतना सा पॉइंट यहां पे है। अब पाकिस्तान, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान ने क्या क्या, पाकिस्तान अभी पुश कर रहा है कि भाई F-16 जो उनको यूएस ने दिया हुआ है उसमें AIM 120D भी वो दे दे, ठीक है, यूएस की एक एयर टू एयर मिसाइल है, वो दे दे। और पाकिस्तान ने ये यूज किया ही था PL-15 ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, जिसके जो रेमिनेंट्स हैं, जिसकी डेब्रीज जो है वो हमें कहां से मिली थी, होशियारपुर से मिली थी। तो अब भाई इंडिया का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो किससे, अमेरिकन वर्जन, जो कि हो सकता है कि पाकिस्तान को मिल जाए, है ना, क्योंकि उनके पास F-16 है, तो उसको इंटीग्रेट करके यूएस उनको दे दे। कौन सा, AIM 120, ठीक है, AIM 120D। और एक चाइनीज जो वेरिएंट है जिसे PL-15E उसका एक्सपोर्टेड वेरिएंट है, या जिसे थंडरबोल्ट भी बोलते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव मिसाइल है, ठीक है। बाकी मैक 5 की स्पीड, मतलब ये सुपरसोनिक नहीं हाइपरसोनिक मिसाइल है, मैक्सिमम रेंज 145 है। PL-15 एम्प्लॉय सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस सिस्टम, बीडू का इसका अपना नेविगेशन सिस्टम से ये डेटा लेता है, 2 वे डेटा लिंक, वही सारी बातें ऐसा का इसमें भी यूज किया हुआ है, सब चीजें वो की वही हैं। तो PL-15 का हमें याद रखना है कि ये पाकिस्तान के पास कभी भी आ सकती है, जो कि थोड़ी सी थ्रेटनिंग है, ठीक है, और AIM 120 भी थ्रेटनिंग है। तो जो मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है डी, दैट इज GAN, क्योंकि हम अपग्रेड करके GAN में जाएंगे गैलियम नाइट्राइड में। हैज हायर बैंड गैप ज्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी देन द GAS, enabling higher power efficiency, better resistance to jamming in ESA seekers. Gas is more mature and currently used, but GAN is a plan for upgrade due to the superior performance. ठीक है, तो हमने इस पूरे वीडियो में पहले तो एक PYQ देखा और फ्यूचर में क्या क्वेश्चन बन सकता है, GAN या GAS पे बन सकता है, गैलियम आर्सेनाइड पे बन सकता है, वो देखा। तो आपसे इसमें चाइनीज जो मिसाइल है जिसको यूज किया था उसके बारे में पूछ सकते हैं, चाइना और अमेरिकन जो मिसाइल है जो कि पाकिस्तान अभी चाह रहा है कि F-16 के साथ इंटीग्रेट कर दे, उसके बारे में पूछ सकते हैं। और अस्त्रा का तो मैंने आपको बता ही दिया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसकी वजह से आपके जो साइंस का जो एक क्वेश्चन जो डिफेंस टेक्नोलॉजी से बनता है शायद सॉल्व हो जाए। सो थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।